हम इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब हमने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने पढ़ा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो हमने पढ़ा है। उस पे 2017 और 2018 दोनों साल में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2017 और 2018 दोनों सालों में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे उस पर, उनकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल क्या है। जीएसटी काउंसिल को खत्म करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जीएसटी काउंसिल क्या है एंड द फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल, वो पढ़ेंगे हम। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग की डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिलीफ। जीएसटी काउंसिल भारत का वो आईनी इदारा है जो जीएसटी के निज़ाम के हवाले से अहम फैसले करने का जिम्मेदार है। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग की डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। जीएसटी काउंसिल भारत का वो आईनी इदारा है जो जीएसटी के निज़ाम के हवाले से अहम फैसले करने का जिम्मेदार है। जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स established under Article 279A of the Constitution. It ensures that both the center and the states work together to manage the GST Council. GST Council एक आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। यहाँ मैंने कहा जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फार्म ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। जीएसटी काउंसिल एक मुश्तरका फार्म है जो हिंदुस्तान के आर्टिकल 279A के तहत कायम किया गया है। इट एंश्योर्स दैट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू मैनेज द जीएसटी सिस्टम। ये मरकज और रियासतों का एक मुश्तरका फार्म है जो पूरे मुल्क में जीएसटी के निज़ाम को चलाने के लिए फैसले करता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग की डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हिंदुस्तान का वो आईनी इदारा है जो जीएसटी के निज़ाम के हवाले से अहम फैसले करने का जिम्मेदार है। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग की डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। द जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फार्म, ये एक मुश्तरका फार्म है ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। मरकज और रियासतों का एक मुश्तरका फार्म है जो हिंदुस्तान के आर्टिकल 279A के तहत कायम किया गया है। The GST Council is a joint forum of the center and the states established under Article 279A of the Constitution. It ensures that both the central and the state governments work together to manage the GST system. ये मरकज और रियासतों का एक मुश्तरका फार्म है जो पूरे मुल्क में जीएसटी के निज़ाम को चलाने के लिए अहम फैसले करता है। अब हम आर्टिकल 279A को थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 279A क्या कहता है? आर्टिकल 279A मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल को बनाने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल को बनाने की इजाज़त देता है। क्यों देता है? सिंस जीएसटी इन्वॉल्व्स बोथ center and state taxes, Article 279A provides a formal constitutional mechanism for cooperative federalism, ensuring that neither the center nor the states can unilaterally change the tax rates or rules. चूंकि जीएसटी में मरकजी और रियासती टैक्सेस दोनों शामिल हैं, आर्टिकल 279A बाहमी ताउन के लिए एक बाकायदा आईनी निज़ाम मुहैया करता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ना तो मरकज ना ही रियासतें एक तरफा तौर पर टैक्स के रेट से रूल चेंज कर सकते
है, ये कौन इजाजत देता है? आर्टिकल 279A। तो इसका मतलब है टैक्स के जो रेट्स या रूल्स मुकर्रर होते हैं, सरकार अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम टैक्स रेट्स को चेंज करेंगे, नहीं कर सकती है जब तक कि स्टेटस उसमें शमूलियत ना करे। अगर स्टेटस चाहे कि हम जीएसटी जो ये है इसमें कमी करे या बढ़ाए, नहीं कर सकते जब तक सेंटर इन्वॉल्व ना हो। इसीलिए आर्टिकल 279A जो इस बात की इजाजत देता है कि जीएसटी काउंसिल बनाया जाए। आर्टिकल 279A मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, वो इस बात की इजाजत देता है कि जीएसटी काउंसिल बनाया जाए। सिंस जीएसटी इन्वॉल्व्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, आर्टिकल 279A provides a formal constitutional mechanism for cooperative federalism, ensuring that neither the center nor the states can unilaterally change the tax rates or rules। चूंकि जीएसटी में मरकजी और रियासती टैक्सेस दोनों शामिल है, आर्टिकल 279A बाहमी ताउन के लिए एक बाकायदा आईनी निज़ाम मुहैया करता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ना तो मरकज ना ही रियासतें एक तरफा तौर पर टैक्स के रेट्स या रूल चेंज कर सकती है। आप इस आर्टिकल की तरफ जाइए और देखिए आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मैंडेट्स मींस इजाजत देता है कि जीएसटी काउंसिल बनाया जाए। सिंस जीएसटी इन्वॉल्व्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, चूंकि जीएसटी में मरकजी और रियासती टैक्सेस दोनों शामिल है, आर्टिकल 279A प्रोवाइड्स ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, वो हमें मुहैया करता है बाज़ाब्ता आईनी निज़ाम फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बाहमी ताउन के साथ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स बाहमी ताउन के साथ एक आईनी निज़ाम मुहैया करता है ताकि ensuring that neither the center nor the states can unilaterally change the tax rates and rules, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि ना तो मरकज ना ही रियासतें एक तरफा तौर पर टैक्स के रेट्स या रूल्स चेंज कर सकती है। अगर उनमें कमी करनी है, बढ़ावा करना है, तो सेंटर और स्टेट को मुश्तरका तौर पे काम करना होगा। ये रहा आर्टिकल 279A। हमने आर्टिकल 279A पढ़ा है जो इस बात की इजाज़त देता है कि जीएसटी काउंसिल बनाया जाए। जब हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, अब है कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मीन्स दैट उसके मेम्बरान कौन कौन से हैं और मेम्बरान की तरतीब क्या है। क्योंकि मैंने कहा है कि इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। द काउंसिल इज ए जॉइंट फॉरम कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। नंबर 1 कौन होता है? चेयरपर्सन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो इसका सदर होता है वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा कौन कौन से मेंबर्स है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर, और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? ऑल द फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या टैक्सेशन मिनिस्टर होता है वो इसके मेंबर्स होते हैं। एक होता है चेयरपर्सन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और कौन कौन से? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर एंड फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर होता है वो इसके मेंबर्स होते हैं। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल, इसका काम क्या है? जीएसटी काउंसिल इज मेंट टू मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी दैट मे बी सब्जेक्टेड और एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी काउंसिल का बुनियादी काम टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मरकज और रियासतों को मशवरा देना है। जीएसटी काउंसिल अपना मशवरा देती है कि किन आइटम्स पे टैक्स लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए, ये राय देता है कौन? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल हो या फाइनेंस कमीशन हो, वो अपनी राय देते हैं। उनकी राय को गवर्नमेंट कंसिडर करे या ना करे वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती है। वो अपनी राय देते हैं कितना
किन आइटम्स पे 0% लगना चाहिए, किस पे 5%, किस पे 10%, ये अपनी राय देते हैं किसको, मरकज और रियासतों को, ताकि टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। आप इसकी तरफ ध्यान रखिए और देखिए। और इसका काम है टैक्स रेट डिसाइड करना, किस पे कितना लगना चाहिए और किन आइटम्स को छूट मिलनी चाहिए, जहाँ टैक्स नहीं, उन पे कुछ नहीं लगना चाहिए, या थ्रेश होल्ड लिमिट्स किस हद तक, 5 या 10 लाख तक मिसाल के तौर पर, इस हद तक टैक्स नहीं देना चाहिए आम जनरल पब्लिक को। और इसके बाद 10 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी हो, या 20 लाख 15 लाख, ये राय देती है कि थ्रेशोल्ड। आप इस तरफ ध्यान रखिए। यह है जीएसटी काउंसिल। अब है कंपोजिशन। द काउंसिल इज ए जॉइंट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें ये जॉइंट फॉर्म है, मैंने कहा है, ये स्टेट्स और मरकज का मुश्तरका फार्म है। इसमें सेंटर के मेंबर्स और स्टेट्स के मेंबर्स शामिल होते हैं। कौन कौन से? चेयरपर्सन जो इसका सदर होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और कौन कौन से मेंबर? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर की तरफ से, एंड फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, टैक्सेशन मिनिस्टर, वो इसका मेंबर होता है। फंक्शन क्या है? द जीएसटी काउंसिल इज मेंट टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी दैट मे बी सब्जेक्टेड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये मरकज और रियासतों को मशवरा देता है कि किन आइटम्स को जीएसटी किन आइटम्स पे जीएसटी लगना चाहिए और किन को छूट मिलनी चाहिए। इसका काम है टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मशवरा देना है कि किन आइटम्स पे टैक्स लगना चाहिए और किन पे छूट मिलनी चाहिए। द जीएसटी काउंसिल इज मेंट टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी दैट मे बी सब्जेक्टेड, किन पे जीएसटी लगना चाहिए और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, या किसको छूट मिलनी चाहिए। टैक्स रेट डिसाइड करना है। डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर द स्पेसिफिक जीएसटी स्लैब्स। किन आइटम्स को हम 0% जीएसटी, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो हम खाते हैं, चाहे मिल्क हो, एग्स हो, कुछ भी, उन पे 0% जीएसटी लगता है। 5% किस पे लगता है, 18% या 40% किस पे लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए, ये राय देता है जीएसटी काउंसिल। फिर गवर्नमेंट इनकी बात को माने या न माने वो दूसरी बात है। बेशतर, अक्सर और बेशतर गवर्नमेंट इनकी बात को कंसिडर कर देती, मान लेते हैं इनकी बात। एग्जेम्पशन किन पे छूट मिलनी चाहिए। डिटरमाइनिंग विच एसेंशियल शुड बी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। किन आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जो ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, जो वो खाते हैं, आम जनरल पब्लिक, जो रोजमर्रा जिंदगी में हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता है। वो आप खुद भी देख लीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट्स डिसाइडिंग द टर्नओवर लिमिट बिलो व्हिच बिजनेसेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। चाहे 4 लाख तक, मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है जिसकी आमदनी 4 लाख है, वहां तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 4 लाख से फिर 8 लाख तक 4% या 5% या 10%, फिर इसी तरह वो डिसाइड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। ये उसके मेंबर्स होते हैं, ये राय देते हैं कहाँ तक लगना चाहिए और नहीं लगना चाहिए। ये रहा जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन और फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब है डिसीजन मेकिंग एंड वोटिंग पावर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। टू एंश्योर अ कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर, डिसीजन आर नॉट मेड बाय द सेंटर अलोन। बाहमी ताउन को कायम रखने के लिए फैसले सिर्फ मरकजी सरकार नहीं लेती है, बल्कि इसमें दोनों का ताउन ज़रूरी होता है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो एवरी डिसीजन रिक्वायर्स 3/4 75% ऑफ द मेजॉरिटी। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है कि हमने क्या करना है, कि टैक्स रेट्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं या चेंज करने हैं, उसके लिए 75% मेजॉरिटी होनी चाहिए। 3/4 75% ऑफ द मेजॉरिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 1/3 ऑफ द वोटिंग पावर। जब हम वोटिंग पावर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 33% ऑफ द वोटिंग पावर मौजूद है। द स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड होल्ड्स 2/3 66.6% ऑफ द वोटिंग पावर। जब हम वोटिंग पावर की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड, तमाम स्टेट्स के पास
66.6 2/3 ऑफ द वोटिंग पावर मौजूद है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 ऑफ द वोटिंग पावर। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है कि कोई कानून तब्दील करना है तो उसके लिए कितने वोटों की ज़रूरत होती है? 75%, 3/4 75% ऑफ द वोटिंग। तो इससे जाहिर होता है कि ना तो मरकज़ ना ही रियासती अकेले कोई कानून बदल सकती है, बल्कि दोनों का मुत्फिक होना और रजामंद होना ज़रूरी है जब भी वो चाहे टैक्स कवानीन में तब्दीली करें। तो इस तरह आप ध्यान रखिए। डिसीजन मेकिंग एंड वोटिंग पावर टू एंश्योर ए कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर, डिसीजन आर नॉट मेड बाय द सेंटर अलोन। अकेले मरकज़ की तरफ से डिसीजन नहीं लिया जाता है, बल्कि इसमें बाहमी ताउन की जरूरत पड़ती है। एवरी डिसीजन रिक्वायर्स 3/4 75% ऑफ द मेजॉरिटी। जब भी कोई डिसीजन लेना हो कि हमने टैक्स रेट बढ़ानी है या कम करना है, कोई कानून तब्दील करना है, तो उसके लिए 75% ऑफ द मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो न स्टेट्स के पास खुद मौजूद है ना सेंटर के पास। इसके पास 33% सेंटर के पास, यहाँ 66.6%। 75% के लिए दोनों स्टेट्स और सेंटर का होना लाजमी है। इसलिए द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 1/3 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। द स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड, तमाम स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड होल्ड्स 2/3 ऑफ द वोटिंग पावर। की टेक अवे खुलासा क्या है? नाइदर द सेंटर नॉर द स्टेट्स कैन पास ए रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंटली, दे मस्ट रीच ए कंसेंसस टू मेक एनी चेंजेस टू द टैक्स स्ट्रक्चर। ना तो मरकज ना ही रियासतें अकेले कोई फैसला बदल सकती है। जीएसटी के कवानी में तब्दीली के लिए दोनों का मुत्फिक होना जरूरी है। ना तो मरकज ना ही रियासतें अकेले कोई कानून बदल सकती है। जीएसटी के कवानी में तब्दीली के लिए दोनों का मुत्फिक होना जरूरी है। ये रहा जीएसटी काउंसिल। अब हम आ जाएंगे उन क्वेश्चन की तरफ जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं 2017 और 2018 में। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। What is are most likely advantages of implementing GST Goods and Service Tax? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी प्रीलिमिनरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी को लागू करने का बुनियादी मकसद क्या था? It will replace multiple taxes collected by the multiple authorities and will thus create single markets in India। यही तो हमने पढ़ा है। जीएसटी का बुनियादी मकसद है वन नेशन वन टैक्स, तो ये पॉइंट ठीक है। दूसरा है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डिफिसिट। ये तेजी के साथ करंट अकाउंट डिफिसिट में कमी लाएगा और एंड विल एनेबल टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमारे इजाफा हो जाएगा। क्या इसलिए जीएसटी को लागू किया गया है? ड्रास्टिकली बोर्ड, इसको याद रखिए। इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी। ये तेजी के साथ हमारे ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी में जीएसटी के लागू होने से हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। एंड विल एनेबल टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर, जिसकी वजह से हम चाइना से आगे चले जाएंगे नियर फ्यूचर में। जीएसटी की वजह से अगर हम चाइना से आगे चले जाते सिर्फ जीएसटी के लागू करने से, तो बात कुछ और होती। तो यहाँ शक पैदा होता है। दूसरे पॉइंट ड्रास्टिकली एंड एनॉर्मसली, ये एक्सट्रीम वर्ड्स होती है। जब यूपीएससी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करती है तेजी के साथ, बहुत जल्दी के साथ हम जाएंगे चाइना से आगे, ओवरटेक चाइना करेंगे, चाइना से ओवरटेक करेंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे, तो ये सर्वेक्षण गलत होते हैं। पॉइंट नंबर 1। और दूसरा करंट अकाउंट डिफिसिट। जीएसटी का बुनियादी मकसद क्या था? द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी वाज वन नेशन वन टैक्स। इसका मकसद जीएसटी को लागू करने का जो था वो था वन नेशन वन टैक्स। इट subsumed या replaced various indirect taxes like excise duty, service tax, value added tax, entry tax, entertainment tax into one। जो पहले मैंने लिखा है रिप्लेस करता है बहुत सारे टैक्सेस, तो ये ठीक था। जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। जीएसटी का काम है टैक्स के निज़ाम को आसान बनाना। इट डज नॉट इंस्टेंटली डबल द इकोनॉमी।
or reduce the current account or directly reduce the current account deficit. जीएसटी का मकसद ये नहीं था कि हमारी इकोनॉमी डबल हो जाए या डायरेक्टली करंट अकाउंट डिफिसिट में कमी हो जाए, उसके लिए जीएसटी को नहीं लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने का बुनियादी मकसद था टैक्स के निज़ाम को आसान बनाना। इसलिए ओनली वन जो है यही ठीक है और ये दोनों गलत है। इट विल ड्रास्टिकली तेजी के साथ करंट अकाउंट डिफिसिट में कमी हो जाएगी, गलत। इट विल एनॉर्मसली, ये भी बोल इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज। क्या जीएसटी से हम हमारी ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी में इजाफा हो जाएगा और हम चाइना से आगे बढ़ जाएंगे? तो यहाँ शक शुबहत पैदा होती है ऐसे वर्ड्स में। तो आगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये रहा जीएसटी। दूसरा क्वेश्चन जो जीएसटी पे पूछा गया है 2018 में, हम उसकी तरफ जाएंगे। Exempted items under GST. Consider the following. 2018 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। Consider the following: cereal, grains, flour, chicken, eggs, coconut, fish, processed and canned newspapers containing advertised material. Which of the following above items are exempted under GST in goods and service tax? इनमें से किन किन आइटम्स को जीएसटी से छूट मिलती है, यानी उन पे जीएसटी नहीं लगता है? सेल, ग्रेन्स, फ्लोर ये बेसिक आइटम माना जाता है, इस पे नहीं लगता है। चिकन, एग्स, कोकोनट इस पे भी नहीं। फिश, प्रोसेस्ड एंड कैन्ड यहाँ 5% लगता है जीएसटी। ये आम बेसिक कमोडिटी नहीं मानी जाती है बल्कि कंफर्टेबल। न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट्स मटेरियल, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिन पे एड्स होते हैं, क्या उनको टैक्स देना पड़ता है? नहीं, न्यूज़पेपर्स भी टैक्स फ्री, जीएसटी फ्री होती है। लेकिन जो एड्स कंपनी देती है वो कंपनीज को देना पड़ता है टैक्स, लेकिन न्यूज़पेपर्स बजाते खुद वो टैक्स से, जीएसटी से वो फ्री होते हैं। तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 इसका आंसर है। 1, 2 and 4 ये 3 आइटम, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। ये रहा 2018 में ये क्वेश्चन। अब है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स इट्स एसेट्स और शेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट से मुराद वो अमल है जहां हुकूमत या कोई इदारा अपने एसेट्स असासी फरोख्त करता है या किसी कंपनी में अपने शेयर्स फरोख्त कर देता है। ये सरमायाकारी का वो अमल है, जहां हुकूमत अपने शेयर्स बेचकर सरमाया हासिल करती है। ये सरमायाकारी का वो अमल है जहां हुकूमत अपने शेयर्स बेचकर सरमायाकारी हासिल करती है। डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स इट्स एसेट्स और शेयर्स। ईजी फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एयर इंडिया, हमने एयर इंडिया को भेज दिया, 100% सोल्ड आउट किया है। भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसका कुछ हिस्सा हमने भेज दिया। 2001 के आसपास इसका कुछ हिस्सा हमने भेज दिया, 51% एंड 26% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका भी कुछ हिस्सा हमने भेज दिया है। भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, ये तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने भेज दिया है और एयर इंडिया को 100% सोल्ड आउट किया है। वो प्राइवेट हैंडों में चली गई उसकी ओनरशिप। जब हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 50% से ज़्यादा, 51% से ज़्यादा हिस्सा उसका बेच देते हैं तो ओनरशिप प्राइवेट हैंडों में चली जाती है उसकी। अगर 50% से कम तो गवर्नमेंट के पास वो ओनरशिप रह जाती है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? जब गवर्नमेंट को लगता है कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खसारे में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, जिस तरह एयर इंडिया, उस पर हर साल गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता था, पैसे लगाने पड़ते थे, मुनाफा वो कम देता था, खर्चा ज़्यादा उस पर आता था। तो उस सूरत में गवर्नमेंट इनको बेच देता है या इनका कुछ हिस्सा बेच देती है। आप इस तरफ ध्यान रखिए, हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस
where a government or an organization sells its assets or shares. डिसइन्वेस्टमेंट से मुराद वो अमल है जहां हुकूमत या कोई इदारा अपने एसेट्स असासे फरोख्त करता है या अपने शेयर्स फरोख्त कर देता है। क्या क्या बेच दिया? एयर इंडिया हमने बेच दिया है 100% सोल्ड आउट, प्राइवेट हैंड्स में चली गई उसकी ओनरशिप। जब हम किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 50% से ज्यादा 51% बेच देते हैं तो ओनरशिप हमारे पास नहीं रहती है, प्राइवेट हैंडों में चली जाती है। 50% से कम तो गवर्नमेंट के पास ओनरशिप रह जाती है उसकी। दूसरा है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, 2001 के आसपास इसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने बेच दिया है। 51% शेयर सोल्ड इन 2001 एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 26% शेयर सोल्ड आउट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द गवर्नमेंट सोल्ड इट्स एंटायर 51.11% शेयर्स। तो ओनरशिप किसके पास चली गई? प्राइवेट हैंडों में, क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर्स हमने बेच दिए हैं उनको। भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका 3.5% ऑफ शेयर्स बेच दिए है। कोल इंडिया लिमिटेड उसका कुछ 1% से 3% के आसपास शेयर्स गवर्नमेंट ने बेच दिए हैं। तो अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है। द टू टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाता है, एंड माइनॉरिटी स्टेक सेल। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और माइनॉरिटी स्टेक सेल क्या है? स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स वेयर अ गवर्नमेंट सेल्स अ ह्यूज चंक ऑफ इट्स शेयर्स, often 51% or more, and sometimes entirely it is 100% stake to a single buyer. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से मुराद जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 51% से ज़्यादा शेयर्स बेच देता है और कभी कभी पूरा 100% बेच देता है। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को बेच दिया है, किसको? टाटा ग्रुप को। इन दीज केसेस द गवर्नमेंट कंप्लीटली सोल्ड इट्स ओनरशिप एंड ट्रांसफर्ड मैनेजमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट हैंड्स। ऐसे हालात में स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप जो गवर्नमेंट के पास होती है वो ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट हैंड्स में। अब जब गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 51% से ज़्यादा शेयर्स उसको बेच दिए तो पावर ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप की पावर्स प्राइवेट हैंड्स में चली जाती है। जब गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा शेयर्स बेच देता है किसी कंपनी का तो पावर ट्रांसफर हो जाता है प्राइवेट हैंड्स में। ये कहाँ होता है? स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में। यहाँ मकसद होता है गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन को की तरफ ले जाना है, प्राइवेटाइजेशन को फोकस करना है, प्राइवेट कंपनीज को मुतासर करना है कि आप आइए हमारे शेयर्स खरीदिए और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है। यहाँ 51% से ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट बेच देता है। इन दिस केसेस द गवर्नमेंट completely sold its ownership and transferred management control to private hands. यहाँ गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप जो उसके पास होती है वो ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट हैंड्स में। अब तक जब गवर्नमेंट के पास ये हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है, 51% तक जब गवर्नमेंट के पास होता है तो कंपनी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। अब जब वो प्राइवेट हैंड्स 51% से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने बेच दिया है, अब उसको प्राइवेट एंटरप्राइज के नाम से याद किया जाएगा। अब वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी यहाँ, जब 51% से ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट बेच देता है। दूसरा है माइनॉरिटी स्टेक सेल। इन माइनॉरिटी स्टेक सेल द गवर्नमेंट सेल्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर्स। माइनॉरिटी स्टेक सेल में गवर्नमेंट एक छोटा सा हिस्सा बेच देता है, मसलन 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 25% तक, या कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 49% तक वो अपने शेयर्स बेच देता है टू रेज द मनी, ताकि पैसा आ जाए। बट इट्स स्टिल ओन्स एंड कंट्रोल्स देम। लेकिन गवर्नमेंट के पास यहाँ ताकत होती है, पावर होता है कि 49% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास होता है यहाँ शेयर्स, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप रहती है, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है। आप इसकी तरफ देखिए, हम जाते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, द टू टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन।
वह गवर्नमेंट सेल्स द ह्यूज चेक ऑफ इट शेयर, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनियों का बहुत सारा हिस्सा बेच देता है, 51% से ज्यादा जब गवर्नमेंट अपनी कंपनियों का हिस्सा बेच दे, आर मोर समटाइम्स इट इज एंटायर 100%, कभी कभी 100% भी बेच देता है, जिस तरह टू स्टेक टू ए सिंगल बायर। ये आयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया टाटा ग्रुप को, अब उसकी ओनरशिप किसके पास चली गई? टाटा ग्रुप। कोई भी फैसला करना है, कुछ भी करना है, वो ग्रुप वही करेगा, गवर्नमेंट के पास अब वो इख्तियार नहीं है। इन दिस केसेस द गवर्नमेंट कंप्लीटली सोल्ड इट्स ओनरशिप, ओनरशिप जो ताकत गवर्नमेंट के पास थी अब तक आयर इंडिया की, वो प्राइवेट हैंडों में चली गई। एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट हैंड्स, अब मैनेजमेंट कंट्रोल भी जो कुछ भी करेगा वो प्राइवेट, वही टाटा ग्रुप वाले उसको किस तरह संभालेंगे, क्या करेंगे, वो उनके हाथों में चला, गवर्नमेंट में उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। माइनॉरिटी स्टेक सेल, इन दिस केसेस in minority stake sale the government sells a small percentage of its share, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा बेच देती है, जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ ईजी, चाहे 1% बेचे, 2%, 3%, 5%, 10%, 25% तक हाइस्ट, कभी कभी 49%, तो रेज मनी, बट इट स्टिल ओन्स एंड कंट्रोल्स देम, लेकिन गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल होता है, क्योंकि 49%, 1% से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास होता है, और गवर्नमेंट कंपनियां ही कहलाती है। ईजी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3 to 5% ऑफ इट शेयर्स गवर्नमेंट ने अगर सोल्ड किए हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी ही है। कोल इंडिया लिमिटेड 1 या 3% इसके शेयर्स को सोल्ड किया गया है, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी। जब 51% से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट बेच दे तो पावर चला जाता है, ओनरशिप पावर चली जाती है प्राइवेट हैंड्स में। द गोल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, क्यों गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच देता है या उसका कुछ हिस्सा बेच देती है, क्यों? हुकूमत आमतौर पर ऐसा उस वक्त करती है जब उसे किसी खास मंसूबे के लिए पैसों की जरूरत होती है, पॉइंट नंबर 1, या जब कोई सरकारी इदारा लॉस में जा रहा हो तो गवर्नमेंट उसको बेच देता है या उसका कुछ हिस्सा बेच देती है, और गवर्नमेंट उसका बोझ नहीं उठा सकती है। जिस तरह आयर इंडिया में हम हर साल उस पर खर्चा करते थे, लेकिन रिटर्न में हमें बहुत कम मिलता था, वहाँ यहाँ के ही पैसे जाते थे, आप मेरे दूसरे पैसे जो टैक्स से जमा होता था हम उस पर खर्च करते थे, वहाँ रिटर्न हमें कम मिलता था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हैंडों में दे दिया। इसीलिए गवर्नमेंट को जब लगता है कि किसी कंपनी से हमें फायदा कम मिलता है, उसके बजाय यहाँ से ही उस पर खर्च करना पड़ता है, तो उसका कुछ हिस्सा बेचते हैं या उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं। यूजुअली द गवर्नमेंट डज दिस टू रिड्यूस इट्स फाइनेंशियल बर्डन, रेज मनी फॉर अदर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। आमतौर पर गवर्नमेंट ऐसा उस वक्त करती है, यूजुअली द गवर्नमेंट डज दिस टू रिड्यूस इट्स फाइनेंशियल बर्डन, अपने कंधों पे ये बोझ कम करना है कि उस पर खर्चा जाता था, आयर इंडिया पे जाता था या बाकी किसी कंपनी पे, वहाँ एम्प्लॉयर्स होते हैं उन पे खर्चा जाता, रिटर्न बहुत कम मिलता था, इसलिए गवर्नमेंट उनको प्राइवेट हैंडों में दे देती है, और जो पैसा वहाँ से आता है, रेज मनी फॉर अदर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, उसको दूसरे फील्ड्स में यहाँ लगाती है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, किसी और फील्ड में हो, उसको वहाँ लगाते हैं। और एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, या दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स को शामिल करना कि वो भी हमारे साथ काम करे, इसको भी एनकरेज करती है गवर्नमेंट, इसलिए उसको बेच देता है। ये रहा गोल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमने स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा है और माइनॉरिटी स्टेक सेल पढ़ा है। अब है डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे भी होंगे और नुकसान भी। पहले हम फायदों की तरफ जाएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है, फिर हम उसके नुकसान की तरफ भी जाएंगे कि उसके डिमेरिट्स क्या है या नेगेटिव्स क्या है। जो पहला पॉइंट इसका फायदा है वो है रेवेन्यू जनरेशन। जब हम किसी इदारे या कंपनी को बेचते हैं या उसका कुछ हिस्सा बेच देते हैं तो वहाँ से हमें रेवेन्यू हासिल होता है, पैसे मिलते हैं जो हम दूसरे कामों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे
हेल्थ हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट use this money to fund social welfare schemes like health care, education and infrastructure। तो पहला पॉइंट फायदा क्या है? रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेट होता है जब हम किसी कंपनी या किसी इदारे को बेच देते हैं या उसका कुछ हिस्सा बेच देते हैं, तो उससे हमें फायदा क्या मिलता है? वहां से हमें पैसे मिलते हैं। उस पैसे से हम क्या करते हैं? उससे हम दूसरे कामों पे खर्च करते हैं, मसलन हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रहा पॉइंट नंबर 1 जो इसका फायदा है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन। इससे हमारी मालियाती बोझ जो हमारे कंधों पे होता है वो कम होता है। मनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स run at a loss. By selling these units, the government stop bleeding money into inefficient businesses and can divert them into more productive areas. In short run, it is helpful in reducing the physical deficit. बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनियां या इदारे जो खसारे में जा रही हो, जिस पे गवर्नमेंट खर्चा करता था, मिसाल के तौर पर एयर इंडिया, उस पर हम हर साल खर्चा करते थे और रिटर्न में बहुत कम मिलता था, नुकसानात मिलता था, तो उसको बेच दिया गवर्नमेंट ने। ऐसे इदारों या कंपनियों का कुछ हिस्सा बेचने से क्या होता है? उस पर हमें अब खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसके बदले में हमें रिटर्न क्या मिलेंगे? पैसे। वो पैसे हम दूसरे कामों, प्रोडक्टिव एरियाज पे खर्च करेंगे। तो इन शॉर्ट रन यह हमारी मालियाती बोझ जो हम उन कंपनियों या उन इदारों पे खर्च करते थे वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि वो प्राइवेट हैंडों में चली गई वो कंपनियां या वो इदारे, उस पर गवर्नमेंट को अब खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वहां से पैसा मिलेगा और दूसरे कामों पे हम वो खर्च करेंगे। या गवर्नमेंट को अगर कर्जा चढ़ा हुआ है शॉर्ट रन के लिए, इन शॉर्ट रन इट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिसिट। अगर गवर्नमेंट को कर्जा चढ़ा हुआ है, वो कुछ इदारों का कुछ हिस्सा बेच देते हैं, वहां से पैसे मिलते हैं और उसका कर्जा वो उतार देते हैं। ये रहा पॉइंट नंबर 2, क्या? रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिसिट। मनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रन एट ए लॉस। By selling these units, the government stop bleeding money into inefficient businesses and can divert those money in more productive areas. In short run, it is helpful in reducing the physical deficit. Point number 3, increased efficiency and productivity. कई सरकारी कंपनियां और इदारे दफ्तरी ताखीर और सियासी मुदाखलत का शिकार होते हैं। जो काम दिनों में होना चाहिए उसको महीने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम किसी कंपनी या इदारे को बेच देते हैं, वो काम चला जाता है प्राइवेट हैंड्स में। जब प्राइवेट हैंड्स में वो काम चला जाता है तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है? एफिशिएंसी, कारकर्दगी बेहतरीन, बेटर टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन प्रॉफिट। ये फायदा तीसरा है कि जब कोई सरकारी इदारा होता है, वहां काम को बहुत सारी स्टेटी से गुजरना पड़ता है। पहले ब्यूरोक्रेट से लिख के लाओ, फिर ऊपर से पॉलिटिशियंस की मुदाखलत होती है, एक कहता है काम करो, दूसरा कहता है रोक दो। इस तरह वहां गवर्नमेंट इदारों में आपको बेहतर कारकर्दगी देखने को कम मिलती है। इसके बरकत जब प्राइवेट हैंडों में वो काम चला जाता है, वहां आपको बेहतरीन काम, बेटर टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और फोकस ऑन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रमोट्स competition. When a government's monopoly is broken through disinvestment, it opens the door for private players, which usually leads to better services. जब कोई प्राइवेट जब कोई कंपनी या इदारा जो गवर्नमेंट की होती है, उसको उस वक्त कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। जब वो उसके कुछ शेयर्स बेचते हैं या उसका कुछ हिस्सा बेचते हैं, तो पावर किसके पास चला जाता है? प्राइवेट हैंड्स के में। तो गवर्नमेंट का इकलौता कंट्रोल जो इस कंपनी या इदारे पे था, वो अब नहीं रहा। वो अब किन के हाथों में चला गया? प्राइवेट हैंड्स में, जिसकी वजह से हमें बेहतरीन सर्विसेज देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर
आपने देखा होगा BSNL, एयरटेल या जियो। BSNL गवर्नमेंट नेटवर्क है, जियो एंड एयरटेल ये प्राइवेट है। तो बेहतरीन सर्विसेज कहाँ देखने को मिलती है? जब प्राइवेट हैंड्स में काम चला जाता है तो वहां बेहतरीन सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, many state-owned enterprises suffer from bureaucratic delays and political interference. Decisions that should take days can take months due to multi-layered government approvals. Disinvestment often transfers control in private hands, which leads to efficiency, better technology, and professional management and focus on profit. Many state-owned enterprises, बहुत सारी सरकारी कंपनियां इदारे वो किसका शिकार होते हैं? ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से वो काम रुक जाता है। डिसीजन इज दैट शुड टेक डेज, जिस काम के लिए जो काम दिनों में होना चाहिए कैन टेक मंथ ड्यू टू मल्टी लेयर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल्स। जो काम दिनों में होना चाहिए उसको महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेट से लिख के आओ, फिर पॉलिटिशियन से लिख के आओ, एक ने लिख के दे दिया, दूसरे ने इनकार किया, तो काम रुक जाता है। गवर्नमेंट इदारों में इस तरह से काम रुक जाता है। ऑन द अदर हैंड जब हम डिसइन्वेस्टमेंट, जब हम किसी इदारे को फिर बेच देते हैं या उसका कुछ हिस्सा बेच देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफन ट्रांसफर्स कंट्रोल इन प्राइवेट हैंड्स, फिर पावर किनके पास चला जाता है? प्राइवेट हैंड्स में। प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदते हैं या ज्यादा, विच लीड्स टू, उसकी वजह से कारकर्दगी भी बढ़ जाती है, बेटर टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन प्रॉफिट। और क्योंकि उनका मकसद ही होता है पैसा कमाना, जो उनके लिए बेहतर काम करेगा उन्हीं एम्प्लॉयर्स को वो रखते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से काम कारकर्दगी बेहतर होती है। गवर्नमेंट इदारों में जब कोई वहां सर्विस करता है वो काम करेगा ज्यादा, उसे पता है मुझे कोई निकालने वाला नहीं है। यहाँ जो बेहतर प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगी। इस तरह डिसइन्वेस्टमेंट का एक और फायदा है प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन। व्हेन गवर्नमेंट मोनोपोली ब्रोकन, जब गवर्नमेंट का मोनोपोली, अब तक मोनोपोली मीन्स गवर्नमेंट खुद एक कंट्रोल करती है उस इदारे को, अब जब वो ब्रोक हुआ, उसको तोड़ा गया है कि क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उसका कुछ हिस्सा बेच दिया है, अब उसका वो पावर बांटा गया है, अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी उसके हिस्सेदार है, उनको भी डिसीजन में हिस्सा लेना है। तो इस तरह से क्या होता है? इट ओपन्स द डोर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स व्हिच यूजुअली लीड्स टू बेटर सर्विसेज, जो जिससे हमें बेटर सर्विसेज देखने को मिलती है। हम डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जहां हमने डिस इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे गिने हैं, उसके मेरिट्स क्या है, फायदे क्या है डिस इन्वेस्टमेंट के, वही इसके कुछ नुकसान भी है, चैलेंजेस भी है, डिमेरिट्स भी है। पहला चैलेंज, लॉस ऑफ रेगुलर इनकम while selling an asset gives a one-time cash boost, the government loses the future dividends and profits. अगर असासे बेचने से, प्रॉपर्टी बेचने से एक टाइम हमें एक साथ बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी को खो देता है। वो मुनाफा और डिविडेंड्स, शिरकतदारी जो हमें मिलती थी, वो रेगुलर इनकम हमें नहीं मिलेगी। ये पहला डिमेरिट है, चैलेंज है डिसइन्वेस्टमेंट के। जब हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, प्राइवेट हैंडों में कर दी, अब वहां से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमने उसको हमेशा हमेशा के लिए बेच दिया है। ये पहला डिमेरिट है, पहला चैलेंज है डिसइन्वेस्टमेंट की। पॉइंट नंबर 2, रिस्क ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। रिस्क ऑफ प्राइवेट मोनोपोली की जब मैं बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? जब किसी मार्केट या किसी चीज पर सिर्फ एक शख्स या कंपनी का कंट्रोल हो, उसको कहते हैं रिस्क ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। इफ ए पब्लिक यूटिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इज सोल्ड टू अ सिंगल प्राइवेट एंटिटी, दैट माइट रेज प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर, मेकिंग एसेंशियल सर्विसेज एक्सपेंसिव फॉर द पुअर। अगर हमने कोई पब्लिक यूटिलिटी गवर्नमेंट ने बेच दी, मिसाल के तौर पर हमने वाटर या इलेक्ट्रिसिटी जो है गवर्नमेंट के अंडर है, कंट्रोल है, अगर हमने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हैंडों में दे दिया, हो सकता है कि कल आने वाले दिनों में वो प्राइसेस बढ़ा दे, बिजली का बिल बढ़ जाए, जो फिर
गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। उस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, पेट्रोलियम हो, बाकी कुछ भी चीज़, गैस हो, अगर हमने उसको प्राइवेट हैंडों में दे दिया, हो सकता है आने वाले वक्त में वो उसका दाम बढ़ा दे, उसका कीमत बढ़ा दे, फिर आम जनता जो पब्लिक है उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रहेगा फिर रिस्क ऑफ प्राइवेट मोनोपोली, प्राइवेट हैंड्स में पावर रहेगा फिर। तो उस वक्त गवर्नमेंट या आम जनता क्या करेगी? ये और एक चैलेंज है डिसइन्वेस्टमेंट का। पॉइंट नंबर 3, लेबर कंसर्न्स। दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। ये बहुत बड़ी रुकावट है जो डिसइन्वेस्टमेंट की है। क्यों? प्राइवेट ओनर्स ऑफन डाउनसाइज द लेबर फोर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, which often leads to job losses, strikes and protests by labor unions. ये बहुत बड़ी एक रुकावट है लेबर कंसर्न। जब अगर हमने किसी कंपनी को प्राइवेट हैंडों में दे दिया, आने वाले वक्त में जब वो प्राइवेट हैंड्स में चली जाती है, वो अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कुछ मुलाजमिन को वहां से निकाल देते हैं। जब मुलाजमिन को निकाल देते हैं तो बेरोजगारी बढ़ गई तो लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरी बात, हर कोई गवर्नमेंट नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि वो उसकी बीवी बच्चों के लिए उसके बुढ़ापे का एक सहारा होता है। जब गवर्नमेंट अपने इदारों को ही भेज देगा, चाहे कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट इदारे ही भेज देगा, तो लोग जाएंगे कहाँ? नौकरियां कहाँ मिलेगी? ये बहुत बड़ा कंसर्न है, आप इसकी तरफ नजर रखिए। Challenges and demerits of disinvestment: loss of regular income while selling an asset gives a one-time cash boost। जब हम किसी असासे को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी कंपनी को बेच देते हैं तो एक टाइम हमें पैसा मिलता है। द गवर्नमेंट लूजेस द फ्यूचर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, लेकिन हमेशा के लिए जो फ्यूचर डिविडेंड्स, शिरकतदारी या मुनाफा जो हमें मिलता था वो बंद हो गया, अब वो नहीं मिलेगा। Risk of private monopoly: if a public utility like electricity or water is sold to a single private entity, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हैंडों में दे दिया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, दैट माइट रेज प्राइसेस टू मैक्सिमम प्रॉफिट। हो सकता है आने वाले टाइम में वो प्राइसेस बढ़ा दे, क्योंकि उनका काम है मुनाफा कमाना। मेकिंग एसेंशियल सर्विस एक्सपेंसिव फॉर द पुअर, तो फिर हमारी जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, गैस हो, बाकी चीज हो, तो वो महंगी हो जाएगी। ये भी एक और बहुत बड़ी रिस्क है, डिमेरिट है। लेबर कंसर्न, दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। प्राइवेट ओनर्स ऑफन डाउनसाइज मीन्स वो अपने मुलाजमिन को कम कर देते हैं। मुलाजमिन को अगर 10 चाहिए वो 7 ही रखेंगे, और 3 को बाहर निकाल दिया। जब 3 को बाहर, बेरोजगारी बढ़ गई। डाउनसाइज द वर्कफोर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी लीडिंग टू जॉब लॉसेस, उस तरह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर बेरोजगारी बढ़ने से स्ट्राइक्स हो जाते हैं एंड प्रोटेस्ट्स बाय लेबर यूनियंस। ये भी मैंने कहा कि ये एक चैलेंज है, किसका? डिसइन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने तमाम इदारों को बेच दिया तो गवर्नमेंट नौकरी किसको मिलेगी? फिर लोग गवर्नमेंट नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि उसकी बीवी, बच्चे, अहल अयाल या बुढ़ापे का सहारा हो बने, या बीमार पड़ जाए इंसान। जब सारा प्राइवेटाइज हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? ये भी एक डिमेरिट है इसका, डिसइन्वेस्टमेंट का। पॉइंट नंबर 4, सेलिंग क्राउन ज्वेल्स, कीमती असासों को बेचना। जो अपोजिशन है या क्रिटिक्स है वो कहते हैं गवर्नमेंट को, आप उन कंपनियों को बेचते हैं जो देश के लिए, जो गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है, जो मुनाफा देते हैं देश को, आप उनको भी बेच देते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट ऑफन सेल्स हाई परफॉर्मिंग प्रॉफिटेबल कंपनीज जस्ट टू मीट शॉर्ट टर्म बजट टारगेट्स। तनकीद करने वाले लोग अपोजिशन में जो होते हैं वो गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं कि आप उन कंपनियों को बेचते हैं जो मुनाफा देते हैं देश को, जिनसे देश को प्रॉफिट वो देते हैं, आप उन कंपनियों को भी बेच देते हैं, उनको भी प्राइवेट हैंडल्स में दे देते हैं। ये भी एक डिमेरिट है इसका। और सेलिंग क्राउन ज्वेलर्स मीन्स दैट आप अपने कीमती असासों को बेच देते हैं। इसीलिए
आपने कई बार सुना होगा कि अपोजिशन में वो कहते हैं कि उन्होंने देश भेज दिया, वो भी भेज दिया, ये भी भेज दिया, ये भी भेज दिया। ये तनकीद करने वाले वो करते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट ऑफन सेल्स हाई परफॉर्मिंग प्रॉफिटेबल कंपनी। तनकीद करने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट कभी कभी उन कंपनियों को भी भेज देते हैं जो मुनाफा देते हैं देश को, जस्ट टू मीट शॉर्ट टर्म बजट टारगेट्स। शॉर्ट टर्म बजट टारगेट्स, मिसाल के तौर पर कर्जा वर्जा है गवर्नमेंट को, छोटा सा कर्जा, उसके लिए उस कंपनी को भेज देना हमेशा के लिए ये ठीक नहीं है। ये भी एक डिमेरिट है डिसइन्वेस्टमेंट का। हमने डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े हैं। अब हम फाइनेंस कमीशन पे एक नज़र डालते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है और इसका काम क्या है। द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया that plays a crucial role in managing the financial relations between the center and the states. फाइनेंस कमीशन एक आईनी इदारा है। इसका काम सेंटर और स्टेट्स के दरमियान मालियाती ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। फाइनेंस कमीशन एक आईनी इदारा है जिसका काम सेंटर और स्टेट्स के दरमियान मालियाती ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। जब मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है क्या फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक आईनी इदारा है। उन बॉडीज के बजाय, एडवाइजरी बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी के बजाय, इस बॉडी के पास पावर और इख्तियार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या है ये फाइनेंस कमीशन? ये एक आईनी इदारा है। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया that plays a crucial role in managing the financial relations between the center and the states. फाइनेंस कमीशन एक आईनी इदारा है। इसका काम सेंटर और स्टेट्स के दरमियान मालियाती ताल्लुकात को बेहतर बनाना होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 of the Indian Constitution, the President of India appoints the Finance Commission after every 5 years. It is usually formed after every 5 years to define the financial roadmap of the country. हिंदुस्तान के आर्टिकल 2080 के तहत हर 5 साल के बाद या उससे पहले हिंदुस्तान के सदर को एक फाइनेंस कमीशन तश्कील देना चाहिए। मुल्क के रोड मैप लाहे अमल का तयन करने के लिए आम तौर पर हर 5 साल के बाद कमेटियाँ तश्कील दी जाती है। It is usually formed every 5 years to define the financial roadmap of the country. तो हिंदुस्तान के आर्टिकल 2080 के तहत हिंदुस्तान के सदर को हर 5 साल के बाद या उससे पहले एक फाइनेंस कमीशन तश्कील देना चाहिए। मुल्क के रोड मैप लाहे अमल का तयन करने के लिए हर 5 साल के बाद कमेटियाँ तश्कील दी जाती है। आप इस तरह ध्यान रखिए। फाइनेंस कमीशन, द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक आईनी इदारा है दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसका काम सेंटर और स्टेट्स के दरमियान मालियाती ताल्लुकात को बेहतर बनाना होता है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। आर्टिकल 2080 के तहत हर 5 साल के बाद या उससे पहले हिंदुस्तान के सदर को एक फाइनेंस कमीशन तश्कील देना चाहिए। इट इज यूजुअली फॉर्मेड एवरी 5 years टू डिफाइन द फाइनेंशियल रोड मैप ऑफ द कंट्री। मुल्क के रोड मैप लाए अमल का तयन करने के लिए हर 5 साल के बाद कमेटियाँ तश्कील दी जाती है। ये रहा थोड़ा सा इसका। अब हम फंक्शंस इसके पढ़ेंगे। इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ा, अब है उसके काम क्या है। फंक्शंस, पॉइंट नंबर 1, शेयरिंग ऑफ टैक्सेस। इट रिकमेंड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट should be given to the state governments. In other words, it recommends how the net proceeds of taxes should be shared between the union and the states. फाइनेंस कमीशन का काम है, फाइनेंस कमीशन सदर को मशवरा देते हैं कि मरकजी हुकूमत ने जो टैक्स जमा किया है उसका कितना फीसद हिस्सा स्टेट्स को दे देना चाहिए। ये मशवरा देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कौन मशवरा देते हैं? राय पेश करते हैं।
फाइनेंस कमीशन ये सदर को मशवरा देते हैं कि मरकजी हुकूमत ने जो टैक्स जमा किया है उसका कितना फीसद हिस्सा स्टेट्स को दे देना चाहिए। मिसाल के तौर पर 41% या 42%। इट रिकमेंड्स what percentage of total tax collected by the central government should be given to the state governments. In other words, it recommends how the net proceeds of taxes should be shared between the union and the states. ये रहा point number 1. Point number 2, distribution of taxes, or we can say distribution among states. किस तरह बांटा जाए? It decides the formula to distribute that money among different states. For example, how much should Uttar Pradesh get versus how much Goa or Bihar should get. फाइनेंस कमीशन का अहम मकसद ये है कि टैक्स से जो आमदनी हमें जमा होती है उसको किस तरह स्टेट्स के दरमियान तकसीम किया जाए। फाइनेंस कमीशन का अहम मकसद ये है कि टैक्स से पैदा होने वाली आमदनी को हम किस तरह स्टेट्स में तकसीम करें। हिंदुस्तान में ज़्यादातर बड़े टैक्सेस कौन जमा करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ज़्यादातर फलाह व बहबूद का काम कौन करते हैं? वो स्टेट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर मैनेजिंग द हेल्थ केयर, रोड्स, स्कूल्स, वो कौन करते हैं? स्टेट्स। इसलिए स्टेट्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ जाती है? वो जाती है सेंट्रल के पास। फाइनेंस कमीशन इसी तवाज़ुन को संभालता है। ये रहा पॉइंट नंबर 2। आप इस तरफ ध्यान रखिए। It recommends what percentage of total tax collected by the central government should be given to the states. Sharing of taxes. ये सदर को मशवरा देते हैं। In other words, it recommends how the net proceeds of taxes should be shared between the union and the states. ये सदर को मशवरा देते हैं, राय पेश करते हैं कि मरकजी हुकूमत ने जो टैक्स जमा किया है उसका कितना फीसद हिस्सा, जो मैंने यहाँ लिखा है 41% या 42% स्टेट्स को दे देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, अब हम उन टैक्सेस को किस तरह बांटेंगे। मैंने कहा कि इसका अहम मकसद यह है कि टैक्स से जो आमदनी हमें जमा होती है उसको किस तरह बांटे। वो मैंने आपको एग्जांपल दी। इट डिसाइड्स द फार्मूला टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी अमंग डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, हाउ मच शुड उत्तर प्रदेश गेट, उत्तर प्रदेश को कितना दे देना चाहिए, वर्सेस हाउ मच गोवा और बिहार शुड गेट, गोवा और बिहार को कितना दे देना चाहिए। किस पे गेट, बेस्ड ऑन उनकी पॉपुलेशन, एरिया और इनकम लेवल्स को देखकर उनमें ये तकसीम करते हैं। ये राय कौन देता है? फाइनेंस कमीशन। फिर गवर्नमेंट उसको आमतौर पर गवर्नमेंट इनकी राय को मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इनकी हर बात को माने। ये रहा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ग्रांट इन एड, एंड पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग द लोकल बॉडीज। ग्रांट इन एड, it suggests which states are in distress and need financial help or grant from the government. ये उन उसूलों को वाज़ह करता है जिनकी बुनियाद पर ज़रूरतमंद स्टेट्स को मरकज़ी तरफ से इमदादी रकम दी जाती है। पॉइंट नंबर 3, ग्रांट इन एड, इट सजेस्ट्स, ये उन उसूलों को वाज़ह करता है, राय देता है, विच स्टेट्स आर इन डिस्ट्रेस, जो स्टेटस तकलीफ में है, मुश्किलात में है, एंड नीड एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प और ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की इमदाद की ज़रूरत होती है। ये राय पेश करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कौन? फाइनेंस कमीशन। स्ट्रेंथनिंग द लोकल बॉडी, इट रिकमेंड्स वे टू इंक्रीज द फंड्स ऑफ स्टेट विलेज पंचायत एंड सिटी म्यूनिसिपैलिटीज सो दैट लोकल गवर्नेंस वर्क्स स्मूथली। ये ऐसी सिफारिशात पेश करता है, ये कमीशन ऐसी सिफारिशात पेश करता है ताकि स्टेट्स को पैसा मिले जिसकी बुनियाद पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को बेहतर बनाया जा सके। इट रिकमेंड्स वे टू इंक्रीज द फंड्स ऑफ स्टेट विलेज पंचायत, ये पेश करता है अपनी राय, सिफारिश पेश करता है कि स्टेट्स को फंड बढ़ाया जाए ताकि उनके जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है वो बेहतर बनाए जा सके। इट रिकमेंड्स वे टू इंक्रीज द फंड्स ऑफ स्टेट विलेज पंचायत एंड सिटी म्यूनिसिपैलिटीज सो दैट लोकल गवर्नेंस वर्क्स स्मूथली। ये हो गए
3 और 4 पॉइंट्स ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पर, वो कौन सा है। क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज to give recommendation on the distribution of tax revenue between the union and the states, to prepare the union annual budget, to advise the president on financial matters, to allocate funds to various ministry departments of the union and the state governments। और हमने क्या पढ़ा है, मैंने पहले भी कहा कि ये सदर को मशवरा देते हैं। शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हमने पढ़ा है कि सदर को मशवरा देते हैं कि मरकजी हुकूमत ने जो टैक्स जमा किया है उसका कितना फीसद हिस्सा स्टेट्स को दे देना चाहिए। तो पहला वाला ठीक है, टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स।